हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिराज केमिस्ट्री क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप पिछले हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ चुका है भाई साहब कि सॉल्यूशन का 8वां लेक्चर आपने कंप्लीट कर चुका है, जिसमें आपको पढ़ाए थे कि रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। यहाँ तक के टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक है। और आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं सॉल्यूशन का 9वां चैप्टर, जो कि टॉपिक्स का नाम है भाई साहब सोलबिलिटी। नाम क्या है भाई साहब? सोलबिलिटी। तो आप सोलबिलिटी टॉपिक्स लिखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है, ताकि फिर आपको अगला का हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंच सके, ठीक। तो आप टॉपिक्स लिखिए सोलबिलिटी। सोलबिलिटी क्या होता है भाई साहब? सोलबिलिटी सॉल्यूशन का एक टॉपिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सोलबिलिटी। तो आप समझेंगे कि भाई साहब सोलबिलिटी अब क्या होती है। जैसे आपने पढ़ा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में जनरली आपको चाहती है भाई साहब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अमाउंट को मिलाने के बाद जो मिक्सिंग बनता है वो आपका बनता है भाई साहब सॉल्यूशन बनता है। तो ठीक आप वैसा ही सॉल्यूशन की तरह पे, जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है भाई साहब, और इस कंटेनर में मान लो यहाँ पे वाटर है, ठीक। और इस वाटर पे मान लो इसको मैंने नाम क्या दिया? सॉल्वेंट। क्लियर? अब हम इसमें डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं भाई साहब? सॉल्यूट। बताओ, आप इनमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं डाला जा रहा है, लेकिन यहां पे क्या है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे, बनेगा सॉल्यूशन। लेकिन यहां एक फिक्स टेम्परेचर बात होगी। यहां पे भाई साहब ये जो टेम्परेचर की जो हम बात करेंगे, चाहे आप बाहर में बनाइए, अंदर बनाइए, चाहे वो टेम्परेचर पर डिपेंड करो या ना करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई टेम्परेचर रहे या ना रहे, लेकिन यहाँ पे बताएगा कि सॉल्वेंट की एक फिक्स अमाउंट पे, मान लो सॉल्वेंट की अमाउंट आप चाहे जितना भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास मान लो हमने कितना लिया? 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया। कितना लिया भाई साहब? 100 ग्राम सॉल्वेंट। और इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना फिक्स अमाउंट को हम डिसॉल्व करेंगे, और डिसॉल्व करने के बाद ये कंप्लीटली घुल जाएगा, और घोल करके आपको क्या बना देगा भाई साहब? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। तो इस चीज को हम सोलबिलिटी बोलते हैं। सैचुरेटेड तो आपने पढ़ चुका होगा कि अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट है, ध्यान सुनना, अगर 100 ग्राम सॉल्वेंट है और इनमें अगर हमने अमाउंट डाला, जैसे 2 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है, या 2 चम्मच आपने शुगर डाल दिया, तो वो आपको डिसॉल्व कर देगा, घुला देगा। लेकिन क्या होता है ना कि सॉल्वेंट से ज्यादा अगर हम सॉल्यूट की मात्रा को ले लेते हैं तो उस चीज को घुला नहीं पाता है। जिस चीज को नहीं घुला पाता है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या बताओ, किसी सॉल्वेंट के 100 ग्राम वेट में जितना सॉल्यूट की अमाउंट को घुल करके जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का निर्माण करता है, उस चीज को हम सोलबिलिटी बोलते हैं। तो लिखो the amount of solute that can be dissolved in 100 gram of water at fixed temperature to form saturated solution, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? कॉल्ड सोलबिलिटी। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? सोलबिलिटी पढ़ते हैं। तो जनरली आप सोलबिलिटी आप दो चीज पे डिपेंड करता है, दो तरीके से आप सोलबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम मान लो ये मेरा सोलबिलिटी है, ठीक है, ये देखो ये सोलबिलिटी। तो ये सोलबिलिटी जनरली आप दो तरीके से सोलबिलिटी बना सकते हैं। जैसे आप बनाओगे सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड, दूसरा बताओगे कि सोलबिलिटी ऑफ गैस। आप गौर करिएगा भाई साहब, जैसे आप यहां पे बताओगे कि मान लो मेरे पास कोई खास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में जो सॉलिड सब्सटेंस को हम डिसॉल्व कराते हैं, अगर सॉलिड को घुलाते हैं तो भी बनता है आपका सॉल्बिलिटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि सॉल्बिलिटी में, जैसे सॉल्वेंट में हम गैस मॉलिक्यूल्स को भी डिसॉल्व कराते हैं, तो दोनों को भी हम डिसॉल्व कराते हैं। लेकिन अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड का फैक्टर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ठीक, तो आप यहां तक टॉपिक्स लिखिए, उसके बाद आप लिखेंगे भाई साहब
लिखिए फैक्टर विच अफेक्ट्स लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग द सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड। ध्यान सुनना कि अभी आपने देखा भाई साहब कि जो सॉलिड और सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर लो कि मेरे पास कोई एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर में जो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर तो मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा, लेकिन आप जो सॉल्यूट की सब्सटेंस को डिसॉल्व कराते हो वो जनरली आपका होता है सॉलिड होता है। सॉलिड में आपका कौन कौन सा आपका आ जाते हैं, जैसे आपका शुगर आपका आ गया, साल्ट आपका आ गया, बहुत सारा आपका साल्ट भी आते हैं ना। तो देखिए, तो सबसे पहले ये आपको डिपेंड करता है, लिखेंगे कि द नेचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब समझिएगा भाई साहब, यहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दो चीज है। क्लियर? ये जो चीज देखिए, अब यहां पे डिपेंड करता है कि हमारी जो सॉल्युबिलिटी बनता है उस सॉल्युबिलिटी पे सॉल्यूट का नेचर कैसा होगा और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा, ये दोनों पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलो, पहले लिख लो भाई साहब, द solubility of solid depends on like dissolved like। देखिए अब गौर करिएगा भाई साहब, यहां पे एक मीनिंग आपका आया हुआ है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब आप समझोगे कि लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप बताओगे कि when polar solute more soluble in polar solvent while non-polar solute dissolved in non-polar solvent। क्लियर? जैसे लाइक आप समझेंगे कि भाई साहब, जैसे कि बताओगे कि देखिए यहां पे एग्जांपल मैंने लिया कि NaCl एंड साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। आप गौर करेंगे भाई साहब, यहां पे जो मैंने लिया NaCl लिया, साल्ट लिया, ये दोनों को हम चाहे किस में डिसॉल्व कर रहे हैं भाई साहब, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों यहां पे बताओगे कि बोथ NaCl एंड वाटर आर पोलर। दोनों क्या होते हैं भाई साहब, पोलर। वाटर भी मेरा पोलर सॉल्वेंट होता है और NaCl भी मेरा क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। तो आप जनरली यहां पे आपको एक टर्म आ भाई कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर भी क्या होता है। और समझ लीजिए, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि नेफ्थलीन लीन एंड एंथ्रासीन सीन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। अब गौर करिए भाई साहब, मैंने यहां पे क्या लिखाया कि देखिए यहां पे एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन दोनों आपके नॉन पोलर हैं, और दोनों नॉन पोलर है तो दोनों भी आपका बेंजीन में आसानी से क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। बेंजीन भी यहां पे क्या है, नॉन पोलर है। ठीक, तो यहां पे दिखा सकते हैं कि नेफ्थलीन और ये एंथ्रासीन दोनों मेरा क्या है भाई साहब, नॉन पोलर है। अब बताओ नॉन पोलर, बेंजीन भी मेरा क्या है कि नॉन पोलर है, याद रखना। अभी आपको मैंने कहा कि लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब होता है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलना पसंद करता है, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही घुलना पसंद करता है। लेकिन रही बात कि आप लोगों को यहां पे एक चीज दिमाग में आ रहा होगा कि पोलर क्या होता है। शॉर्ट में समझना भाई साहब, यहां तक लिख लिया होंगे ना,
देखिए अब यहां पे समझना कि पोलर का मतलब कि एक ऐसी मॉलिक्यूल्स जिसमें चार्ज कंटेन कर रहा हो, जिसमें चार्ज कंटेन करता हो, अर्थात जो आयंस बनाता हो। क्या बनाता हो भाई साहब? आयंस बनाता हो। जैसे कि हमने बताओ NaCl को डिसॉल्व किया, समझना यहां पे मेरे पास ये वाटर है, ठीक, और इस वाटर में हमने क्या डाल रहा है भाई साहब? NaCl डाल रहा है। अगर ये NaCl क्या करता है कि सॉल्वेंट, इसकी नेचर क्या होता है? जाके बिल्कुल आसानी से घुल जाना, अर्थात जैसे घुलेगा, कब घुलेगा? देखिए सॉल्वेंट NaCl और ये वाटर दोनों के बीच रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है तब जब ये वाटर आपका क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है, और ये भी आपका क्या होता है? पोलर सॉल्यूट होता है। तो दोनों के बीच में एक रिएक्शन होती है, अर्थात ये NaCl को जैसे ही हम जल में डालेंगे, जल में डालने के बाद वो कंप्लीटली अगर वो आयनाइज हो जाता हो, कैटायंस और एनायंस में टूट जाता हो, तो उस चीज आसानी से क्या होता है? घुलनशील होती है, आसानी से घुल जाता है, ठीक। लेकिन जो चीज जल में आसानी से कैटायंस और एनायंस में नहीं टूटता है, वो चीज आपके नॉन पोलर होते हैं। क्लियर? आप यहां पे बताओ भाई साहब, यहां तो लिख लिए होंगे कि जो मॉलिक्यूल्स, अब यहां पे बताओ कि जो पोलर होते हैं, जो आपके आयनिक मॉलिक्यूल्स होती है, ये आयनिक मॉलिक्यूल्स, देखिए यहां पे लिखिएगा कि आयनिक मॉलिक्यूल्स सॉलिड जो होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होता है, आर मोर सॉल्युबल। क्लियर? देखिए आयनिक सॉलिड में, आयनिक मतलब जिसमें आयंस प्रोड्यूस कर रहा हो, उसमें आपके ज्यादा क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अब बताओगे जैसे कुछ कोवैलेंट सॉलिड भी क्या होता है? आर मोर सॉल्युबल, देखिए यहां पे बताओ ना, मोर सॉल्युबल। अब यहां पे लिखिएगा इन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर? देखिए कोवैलेंट सॉलिड आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखिए, अब गौर करिएगा भाई साहब, मैंने आपसे यहां पे क्या बताया कि अगर हमारे पास कोवैलेंट सॉलिड हो, कोवैलेंट सॉलिड वो आपके नॉन पोलर में ज्यादा डिसॉल्व करता है। लेकिन वही चीज देख लो भाई साहब, यहां पे मेरे पास आयनिक मॉलिक्यूल्स है, ये आयनिक मॉलिक्यूल्स जनरली आपका क्या करता है कि पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा ही वो आपका डिसॉल्व करता है। जैसे अब ये कैसे डिसॉल्व करता है कि मान लो मेरे पास कंटेनर जो है वो डिफरेंट कंटेनर पे जो मॉलिक्यूल्स होती है, जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होती है, वो अलग अलग तरीके से डिसॉल्व करता है। वो कैसे डिसॉल्व करता है? तो ये जनरली दो चीजों पर डिपेंड करता है। कितने चीजों पर भाई साहब? दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो अब यहां पे कौन कौन सी वो दो चीज डिपेंड करता है? तो अब यहां पे लिखिएगा भाई साहब लैटिस एनर्जी लिख लीजिए भाई इसको पहले। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to separate of crystal into ion molecules। क्लियर? और दूसरी बात अब क्या बताओगे? हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी या लैटिस प्रोसेस एनर्जी। देखिए भाई साहब ये चीज क्या होती है, अभी आपको मैंने समझाया, अभी आपको मैंने क्या बतलाया कि जो डिफरेंट आयनिक मॉलिक्यूल्स होती है, ये डिफरेंट आयनिक मॉलिक्यूल्स तभी आपका डिसॉल्व करता है जब ये दो चीज पे डिपेंड करता है, एक लैटिस एनर्जी और दूसरा आपका हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर? आप हाइड्रेशन एनर्जी से ये भी लिख लो पहले, इसके बाद हम समझाते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी liberated when separated molecules या separated ions get hydrated। ये देखिए भाई साहब मैंने क्या लिखा है, आप यहां तक सबसे फटाफट कॉपी करिए, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं कि ये हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होता है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा भाई साहब, समझेंगे भाई। यहां पे मैंने क्या कहा, जैसे कि अब समझो कि मान लो मेरे पास कोई एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है,
क्या है भाई साहब, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे मान लो यहां पे Na+ है, यहाँ पे Cl- है, यहाँ भी देखिए Cl- है, यहाँ भी देखिए Cl- है, यहाँ भी देखिए Cl-, हमारे चारों तरफ जो दिखाई पड़ रहा है आपको वो आपको Cl- है। गौर करिएगा, देखिए यहाँ पे बीच में आपका सोडियम प्लस है, इसके चारों तरफ क्या आपका NaCl- है, सो Cl- है। तो बताओ इस Na+ के चारों तरफ जो आपके Cl- दिख रहा है, इन सभी आपस में एक इंटरेक्शन लगा हुआ है भाई साहब। आपका एक इंटरेक्शन के कारण वो आपस में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल चिपक गया है, आपस में चिपक गया है, तो हम कहेंगे कि यहां से पूरी युग की बन रहा है आपका, इसका नाम क्या है, क्रिस्टल। इसको नाम क्या बता सकते हैं भाई साहब, एक क्रिस्टल। तो किसी भी एक क्रिस्टल के एक मोल को यहां पे एक Cl- को हटाने के लिए, इस मॉलिक्यूल से एक आयंस को हटाने के लिए जितना एनर्जी लगा, जैसे यहां पे बताओ, यहां पे था जो Cl ना, हमको यहां से हटा दिया। अब जैसे हटा दिया बताओ, यहां पे यहां से हटा के बाहर कर दिया, तो यहां से हटाने में बाहर करने में जितना एनर्जी लगा, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अब वही हाइड्रेशन एनर्जी में आपको बताता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि यहां पे देखिए वाटर है, तो ये वाटर को हम लिख सकते हैं H+ और ये वो H-। क्लियर, बताओ H+ और ये वो H- में बता रहा है कि चारों तरफ, जैसे यहां पे H+ है, जैसे देखिए मान लो मेरे पास H+, फिर यहां पे वो H- है, फिर यहां पे वो H- है, फिर यहां पे मेरा वो H- है, हर जगह पे वो H- दिख रहा है। बताओ यहां पे क्या है कि बताओ H+ है, चारों तरफ क्या है सब एक मॉलिक्यूल से। तो हम चाहते हैं कि यहां पे जो एक आयंस को हटाने में जितना एनर्जी लगा उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, लेकिन वही मॉलिक्यूल्स को, हटाया हुआ मॉलिक्यूल्स को फिर हम एक साथ कंबाइंड कर देते हैं। तो कंबाइंड करने की जो प्रोसेस होती है उस चीज को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां तक लिखिए भाई साहब, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। अब आगे लिखिए, देखिए ये था आपका फैक्टर नंबर 1। अब फैक्टर नंबर 2 में लिखिए भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखिए दूसरा फैक्टर आपका भाई साहब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गौर करिएगा भाई साहब, देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखिए when some solute substance dissolved in water to form हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गौर करिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए जैसे कि आप चाहे तो लिख सकते हो, जैसे ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज और सुक्रोज और ले लीजिए भाई साहब बेंजोइक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। ये चीज देखिए भाई साहब, यानी कहने मतलब क्या हुआ कि ये जैसे मान लीजिए ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया और ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया, जितने सारे मैंने टर्म का नाम लिया, इन सभी को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो ये जनरली क्या बनाता है भाई साहब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्यों? क्योंकि जैसे वाटर मेरा क्या है, पोलर है, और ये पोलर के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है वो आसानी से क्या होता है, डिसॉल्व कर जाता है। जैसे कि मान लो ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, तो बताओ ग्लूकोज को अगर वाटर में हम डिसॉल्व कराते हैं तो जनरली वो क्या करता है, डिसॉल्व कर जाता है, घुल जाता है। तो घुलने का रिजल्ट क्या होता है, वो आपस में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भाई साहब, जैसे कि अपना 11th में भी हम पढ़ाए हैं। जैसे देखिए ये मेरा H2O है, तो बताओ H, जिसे आप बताओगे वो ये H डॉट डॉट, फिर ये H, ये देखिए डॉट डॉट H, वो ये देखिए। तो देखिए दोनों जो डिफरेंट चार्ज के बीच में बनते हैं, जैसे यहाँ पे एक H+ हो गया आपका, यहाँ पे एक माइनस हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस के जो बीच की जो बॉन्डिंग दिखाई पड़ रहा है, इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसा सॉलिड पदार्थ जो सॉलिड सब्सटेंस में, सॉल्वेंट में जाके रिएक्ट कर ले, अर्थात रिएक्ट का मतलब क्या हुआ, जो आसानी से घुल करके आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो वो चीज आपका ज्यादा जनरली बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती है। अब फैक्टर नंबर 3, ये देखिए फैक्टर तो आपका भाई साहब 2 तो पढ़ लिया। अब फैक्टर नंबर आप कितनी पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब, टेम्परेचर। लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्लियर, गौर करिएगा भाई साहब, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जनरली दो चीज पर डिपेंड करता है। जब भी किसी मान लो मेरे पास कोई एक सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करा दिए हैं, तो ये डिपेंड अब करता है टेम्परेचर पे, और ये चीज दो चीज पे डिपेंड करता है। किस पे भाई साहब? पहला आप लिखोगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पहले एक हम डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम सीखेंगे एंडोथर्मिक का नाम क्या है। एक्सोथर्मिक जिसे हम बोलते हैं उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो आप जनरली समझोगे, यहां पे बताओगे भाई साहब, व्हेन सॉल्यूट सब्सटेंस जैसे लाइक कौन कौन आपका आ जाते हैं भाई साहब, समझिएगा कि लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट के बाद लिखिएगा सीरियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इन सभी मॉलिक्यूल्स को जैसे ही हम डिसॉल्व कराते हैं, डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, देन एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी इज क्या होता है भाई साहब? रिलीज्ड आपका हो जाएगा। रिलीज्ड कब होगा, कैसे रिलीज करेगा, आप यहां पे समझिएगा कि बताओ ये रिलीज कैसे होता है। जैसे कि आप नीचे यहां पे लिखिएगा कि व्हेन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या होगा भाई साहब? डिक्रीज कर जाएगा आपका। क्या करेगा आपका? डिक्रीज करेगा। याद रखना, मैंने आपसे क्या कहा, देखिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने सॉलिड सब्सटेंस को डाला, और वो सॉलिड सब्सटेंस का नाम क्या है? देखिए लिथियम कार्बोनेट है, सीरियम आपका क्या है? कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। तो इन सभी जितने सारे मॉलिक्यूल्स को अगर वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व कराते ही कुछ एनर्जी रिलीज कर जाता है। क्या होता है भाई साहब? कुछ ऊर्जा बाहर निकल जाती है। एनर्जी रिलीज कब होता है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे हमारे सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब लिखिए दूसरा पॉइंट भाई साहब, अब दूसरा पॉइंट लिखिए एंडोथर्मिक, ठीक है, बी नंबर में लिखिए एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप बस वही समझिएगा जैसे अभी आपने सीखा। न समझ में आ रहा तुम लोग की, ठीक है, यहां पे सुनो। अब यहां पे समझिएगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स को हम डिसॉल्व कराते हैं तो एनर्जी रिलीज हुआ, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जो एनर्जी अंदर फिर आ जाए, जो एब्जॉर्ब कर ले, तो उस चीज को बोलते हैं एंडोथर्मिक्स। ठीक है, अब वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो लिखिए भाई साहब, व्हेन सॉल्यूट सब्सटेंस जैसे लाइक कौन कौन आपके होते हैं भाई साहब, जैसे NaCl का तो नाम सुना ही होगा, KCl का नाम सुना ही होगा, और NH4Cl का नाम तो सुना ही होगा, एंड सोडियम नाइट्रेट, ये सभी डिसॉल्व कराते हैं, डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, यानी ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो बताओ, अब यहां पे लिखोगे भाई साहब कि आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर द solubility of solid increases। ये क्या करेगा भाई साहब, जैसे कि आपने सीखा इफेक्ट ऑफ, आपने क्या सीखा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपको मैंने क्या सीखा, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, इन सभी चीज को अगर हम डिसॉल्व कराते, जैसे डिसॉल्व कराते हैं वैसे एनर्जी रिलीज करता है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जो एनर्जी रिलीज किया हुआ फिर से वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर? आप यहां तक फटाफट कॉपी करिए भाई साहब।
ठीक है। चलिए अब यहां तक लिखने के बाद भाई साहब आपको हम अगला क्लासेस में अर्थात अगला लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि फैक्टर विच अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अभी आपने सारे चीज को पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी में अगर हम सॉलिड का सॉल्युबिलिटी बनाते हैं वो चीज अब हम आपको अगला क्लास में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाने वाले हैं भाई साहब कि सॉल्युबिलिटी में अब हम गैस मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कराते हैं, तो उसी गैस मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कराने के बाद आपको एक टॉपिक्स मिलेगा हेनरीज लॉ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको मिलेंगे कल। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कर देंगे ताकि आपको अगला वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके।